बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? अभी तक हमारे साथ उमैर खान, मुजम्मिल हुसैन और अवैस सिद्दीकी ज्वाइन कर चुके हैं। आई होप कि ऑल आर वेल, सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह, और मेरी आवाज़ आप लोग तक पहुंच रही होगी और स्क्रीन भी डिस्प्ले हो रही होगी इंशाल्लाह। मुझे फीडबैक दे दें ताकि मुझे पता चल सके कि ये दोनों चीज़ें करेक्टली आप तक पहुंच रही हैं। जी, मुजम्मिल। Yes, sir, everything is good. Okay, Umair Khan, thank you very much. Great. So, gentlemen, Welcome, today sir. we are going to start a new course, which is titled as Certificate in Occupational Safety and Health, कोश। ठीक है। और इससे पहले हमने कोशा को डिटेल से डिस्कस कर कर लिया है। अब ये हमारा सेकंड जो कोर्स है, इसको हम इंशाल्लाह लर्न करेंगे इसमें चीज़ें। और आई वुड लाइक टू एडवाइज यू पीपल के मतलब इन चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें कि ये आपकी ऐसी फाउंडेशन बन जाएगी इंशाल्लाह ताला कि एक ऐसी मजबूत बुनियाद आपकी पड़ जाएगी आपके मतलब कैरियर, चाहे वो आप बिगनिंग लेवल पे हैं, चाहे वो मिड कैरियर पे हैं, कि आप इससे ऊपर जितनी बड़ी भी बिल्डिंग बनाना चाहें, वो आपके कैरियर की एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनेगी इंशाल्लाह। ठीक है। तो आप लोगों का इंटरेस्ट पहले भी माशाल्लाह को कोशा में भी बहुत ज़बरदस्त रहा। आपकी पार्टिसिपेशन, आपकी कंट्रीब्यूशन और अटेंडेंस, रेगुलरिटी, एवरीथिंग वाज परफेक्ट माशाल्लाह, गुड, ज़बरदस्त। सो जिनमें टुडे वी हैव अ न्यू कोर्स विद अस, दैट इज कोश। तो अब हम कोश को डिस्कस करते हैं जनाब। सबसे पहले एज पर आवर रूटीन, कि मैं आपको रिमाइंड करा दूं, चूंकि एक नया कोर्स शुरू हो रहा है, तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी एलएमएस के बारे में भी मैं आपको ब्रीफ करूंगा, और कोर्स के जो मॉड्यूल्स हैं उनके अंदर जो मटेरियल है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों को तमाम जो इनरोल्ड हैं इस पैकेज के अंदर, उनको मैंने एलएमएस में इनरोल कर लिया है। ठीक है। उसका बैकएंड से मैं ज़ाहिर उसको मैनेज करता हूँ, तो उसमें मतलब है कि आप लोग चूंकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो आप लोगों के लिए वो बाय वाला ऑप्शन, उसकी ज़रूरत नहीं है। और दूसरे नंबर पे ये है कि जो जो हमारा कोर्स आगे चलेगा, तो मैं इसके मटेरियल उसके मॉड्यूल्स के अंदर अपलोड करूंगा, और आप उसको रिव्यू करेंगे। ठीक है। साथ साथ अपना उसको रिव्यू भी करेंगे, और अगर उसमें कोई क्विज वगैरह है या असाइनमेंट वगैरह है, तो उसको भी आप अटेम्प्ट करेंगे। बाकी मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप लोग जो उषा की असाइनमेंट है उस पर काम कर रहे होंगे, और क्विजेज वगैरह भी आप लोगों ने किए होंगे, उनको अटेम्प्ट किया होगा। फाइनल तो हमारा क्विज हो गया था, तो उसका भी आगे जैसे प्रोसीड करेगा, आप लोगों की ये असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए, तो फिर उसकी इंशाल्लाह ताला मार्किंग वगैरह प्रॉपर करके मैं आपको रिजल्ट तो कलेक्टिवली हम एंड पे ही इसको अनाउंस करेंगे, जब आपका ये सारा पैकेज कंप्लीट हो जाएगा तमाम कोर्सेज का। बट ये है कि मतलब साथ साथ आपको मैं थोड़ा अपडेट जरूर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोर्स के सिलेबस की। स्टूडेंट मैथ, इसमें हमारे 6 बेसिक मॉड्यूल्स हैं जिनको हमने स्टडी करना है। नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू ओएसएच, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और जो रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है। और इसके अंदर मैंने इस मॉड्यूल के अंदर और इस सिलेबस के अंदर, इस करिकुलम के अंदर इसको स्पेशली शामिल किया हुआ है, ताकि जो भी चीज़ आप मतलब जो भी आपकी फील्ड है, जिस भी आप फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर उसकी हिस्ट्री आपको पता ना हो, तो आप उसमें जो होने वाले काम हैं, जो प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको सही तरीके से परफॉर्म कर नहीं पाते। मसलन एक सर्जन होता है, जब वो ऑपरेट करता है किसी भी पेशेंट को, या उसको डायग्नोज करता है, ऑपरेट करने से पहले वो उसकी डायग्नोसिस करता है। डायग्नोसिस के लिए उसको उसकी हिस्ट्री जो है उसके बारे में अस्सलाम वालेकुम नॉलेज सर। होना जरूरी है। वालेकुम सलाम। जी वेलकम आपको भी अली हैदर, आप भी आ गए हैं माशाल्लाह।
तो थैंक यू बाकी सर। इंशाल्लाह बाकी लोग भी आ जाएंगे, हैदर अली रह गए हैं मेरा ख्याल है, वो भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। इन द मीनवाइल हम अपने कोर्स का जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हमारे जो ट्रेनिंग की रूटीन है एज यूजुअल आप इससे यूज टू हैं पहले ही। ये 40 मिनट का सेशन होगा, उसके बाद ये ब्रेक होगी 5 to 7 मिनट्स, क्योंकि हमें रिकॉर्डिंग को कन्वर्ट करना होता है। एंड देन फिर हम दोबारा जो है अपने सेकंड सेशन के लिए ज्वाइन इन करेंगे विद द सेम लिंक। कितने दिन की होगी? क्या चीज? ये ट्रेनिंग कितनी देर की होगी? ये 6 डेज की ट्रेनिंग है, 6 डेज, ठीक है। अच्छा। 6 डेज प्लान्ड ट्रेनिंग है, बट अगर हमारा सिलेबस कवर ना हुआ तो 1 or 2 डे प्लस हो सकते हैं, ठीक है। तो आप 6 to 8 डेज का जहन में रखें, मिनिमम 6 डेज। अगर हम रेगुलर अपना सिलेबस कवर करते हैं तो विद इन 6 डेज का प्लान है ये मुकम्मल, ठीक है। मुकम्मल 6 दिन के अंदर हम इसको मुकम्मल कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम थोड़े स्लो हो जाते हैं, कोई चीज़ ज़्यादा मुझे फोकस करके आपको समझानी पड़ती है और उसमें थोड़ा डिले आता है समझने में आपके, तो फिर मैं इसको 1 या 2 दिन एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, ठीक है। मेन मकसद जो है ना वो टाइम को पॉजिटिव बनाना है, आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाना है, आप लोगों को समझाना है, ठीक है ना। टाइम की कंस्ट्रेंट जो है ना वो एक ट्रेनर के लिए इतना मायने नहीं रखती, ठीक है। कोशिश यही होती है कि हम विद इन जो स्केड्यूल टाइम है उसके अंदर कंप्लीट करें, लेकिन उससे ज्यादा अहमियत इस चीज की होती है कि आप लोगों को चीजें समझ आए, आपको पता चले, क्योंकि आपने ये कैरियर अपने लिए चॉइस किया है। तो इस कैरियर में आप लोगों की जिंदगी, लोगों के एसेट और उनके जिम्मेदार होते हैं, मतलब आपके शोल्डर्स के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। अगर आप गुड प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सेफ्टी और हेल्थ को अच्छी तरह समझते हैं और फिर उसके मुताबिक काम करवाते हैं अपनी कंपनी में, तो आप ना सिर्फ अपनी रेपुटेशन को अच्छा करते हैं, लोगों की जिंदगी को भी बचाते हैं। और मतलब है कि जॉब के साथ साथ जो कैरियर आपका एडवांस होता है या वो जो रिवार्ड आपको मिलता है वो तो एक साइड पे है ही है, वैसे भी आपको मतलब है कि मॉरली भी आपको एक एज होता है दूसरों के ऊपर कि आप लोगों की जिंदगी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बड़े प्राउड की बात होती है ना जब हम इंसान की जिंदगी को सेव करने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो दोनों पहलू इसके अंदर मौजूद हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इन प्रैक्टिसेस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, ताकि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जब इनको आप परफॉर्म करें तो आपके पास अच्छा खासा बैकग्राउंड नॉलेज मौजूद है। तो इन OSH की हिस्ट्री को थोड़ा डिस्कस करेंगे आज के मॉड्यूल के अंदर। हम थोड़ा डिटेल से इसको डीपली जाएंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि OSH ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है क्या, ये कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे ये इवॉल्व हुई, और फिर आगे मतलब जो टाइम जो भी बढ़ता जा रहा है और इसकी वैल्यू में कितना इजाफा होता जा रहा है। तो आज का हमारा बेसिक जो एजेंडा है वो इंट्रोडक्शन है, लेकिन जो हमारा मॉड्यूल 2 होगा उसमें हम हैजर्ड की नेचर को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है ना। हैजर्ड बेसिकली हमारी जो हेल्थ एंड सेफ्टी की जो फील्ड है उसकी समझने बुनियाद है, रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। और हैजर्ड को अगर हैजर्ड की नेचर को आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर आपके सामने जिस किस्म की भी हैजर्डियस सिचुएशन हो आप उसको जज कर सकेंगे, उसको असेस कर सकेंगे, जिसको हम रिस्क असेसमेंट कहते हैं। और रिस्क असेसमेंट जो है वो एक यूं समझ लें कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी का जो प्रोफेशनल होता है उसकी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल हिस्सा होता है, ठीक है। जितनी अच्छी आप रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उतने ही अच्छे कंट्रोल मेजर्स आप अप्लाई कर सकते हैं, उतनी ही अच्छी आपकी मैनेजमेंट होती है, ठीक है। तो रिस्क असेसमेंट का ये जो हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन है या हैजर्ड है एक सबसे मेन पार्ट होता है, ठीक है। तो हैजर्ड को अंडरस्टैंड करना, उसकी नेचर को अंडरस्टैंड करना, रिस्क और रिस्क की असेसमेंट को डिटेल से डीपली अंडरस्टैंड करना, इसकी जो नेचर है उसको अंडरस्टैंड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इसको हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे अपने मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 के अंदर। फिर हमारा जो मॉड्यूल 4 है वो ऑब्वियसली जो हमारी एफर्ट होती है सारी, जब पहले हम जो हैजर्ड्स होते हैं या जो ऐसे सिचुएशंस या ऐसे केमिकल्स या ऐसी एक्टिविटीज जिनकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खतरात पैदा होते हैं, रिस्क पैदा होते हैं,
उनको फिर जब हम डीपली समझ जाएंगे तो फिर जो कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म है उसका भी अगर हम नॉलेज अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम एक अप्रोप्रिएट और इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स जो है वो प्लेस करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है। हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो इन टेक्निक्स को सही तरीके से अंडरस्टैंड करें ताकि वो फिर जहाँ पे जिस तरह की मतलब मिटिगेशन की ज़रूरत है वो वहाँ पे वही मिटिगेशन का या कंट्रोल मेजर्स अप्लाई कर सके। सिर्फ जो है ना वो वहाँ पे आप अगर नॉलेज बेस आपकी अच्छी नहीं है तो फिर आपसे गलतियां बहुत होंगी और गलतियों की वजह से जो ऑलरेडी हैजर्डियस सिचुएशन है या रिस्की सिचुएशन है वो मजीद रिस्की हो जाएगी। यानी उस रिस्क में ऐड अप हो सकती हैं चीजें और ज्यादा खराब हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप कंट्रोल मेजर्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें ताकि आप अपने मतलब एरिया में जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं कोई भी उसका बैकग्राउंड है जब आप ये टेक्निक्स अंडरस्टैंड कर लेंगे कंट्रोल मेजर्स की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं टेक्निक्स हैं उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर आप अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करने के भी काबिल हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए जो एक सेफ्टी प्रोग्राम होता है जो पूरा हमारा एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है उसको भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है एक हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर के लिए मैनेजर के लिए। ठीक है। वो भी मॉड्यूल इसमें शामिल है मॉड्यूल 5। और फिर जब हम अपना प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं तो अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी के तमाम मैटर्स उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए तो उस सेफ्टी प्रोग्राम की इवैल्यूएशन करना भी बहुत जरूरी है। यानी उस पहले तो हम प्रोग्राम बनाते हैं उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि उसकी कारकर्दगी कैसी थी। जैसे अभी हम ये ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग के साथ साथ आपकी इवैल्यूएशन का प्रोसेस भी चल रहा है। यानी ये भी साथ साथ आपकी टेस्टिंग हो रही है कि आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई। ठीक है। इससे ये पता चलता है कि कहाँ पे वीकनेसेस हैं और कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है। तो ये 6 मॉड्यूल्स हमारा एजेंडा है पूरी ट्रेनिंग का जो कि हम कोशिश करेंगे विद इन 6 डेज कंप्लीट कर सकें। आज मंडे है तो प्लान तो यही है कि इंशाल्लाह सैटरडे को हमारी लास्ट क्लास होगी। अगर इन बिटवीन कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं हो जाती बात मुझे कोई और मसरूफियत आ जाती है तो एक आध दिन बीच में गैप करना पड़ता है। बस आप लोगों की तरफ से भी कोई रिक्वेस्ट आ जाती है तो उस वजह से फिर बीच में अगर कोई क्लास स्किप होती है तो हम उससे अगले दिन उसको करते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है और 1 से 2 दिन ऊपर ट्रेनिंग जाने की भी पॉसिबिलिटी मौजूद है। ठीक है। बट ये है कि हमारी जो प्लान प्रोग्राम है वो यही है कि 6 मॉड्यूल्स को 6 डेज में हमने कंप्लीट कर दिया। आगे चलते हैं जी। अगर हम बात कर लें कि आज का जो हमारा मॉड्यूल है मॉड्यूल 1 जो कि OSH को डीपली अंडरस्टैंड करने के बारे में है। तो उसमें हमने 3 पॉइंट्स जो है उसको अंडरस्टैंड करना है। नंबर 1 हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ OSH प्रैक्टिसेस। ठीक है। यानी OSH कहाँ से ये जो सेफ्टी एंड हेल्थ है या हेल्थ एंड सेफ्टी है ये कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे ये इवॉल्व हुई आगे कैसे बढ़ी और हमारे दौर में हम हमारे पास ये जिस शेप में मौजूद है ये कैसे यहाँ तक पहुंची। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स रिलेटेड टू OSH। मतलब जो हेल्थ एंड सेफ्टी के जो कवानीन है वो कौन कौन से हैं और किस तरह हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज किया जाता है और ममालिक के अंदर किस किस्म के कवानीन है इंटरनेशनल लेवल पे किस किस्म के कवानीन है। जैसे हमने ओशा के स्टैंडर्ड डिस्कस किए कि ओशा के जो स्टैंडर्ड है इसी तरह सिर्फ ओशा ही नहीं है दुनिया में और ममालिक में भी उनके अपने हेल्थ एंड सेफ्टी के रेगुलेशन है क्योंकि अब ये इतनी ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुकी है ये फील्ड कि हर ममालिक ने हर मुल्क ने अपने अपने लॉज जो है वो बना लिए और इंटरनेशनल लॉज भी मौजूद है। और हर हेल्थ एंड सेफ्टी जो प्रोफेशनल है उसको ये पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि जितनी भी इंटरनेशनल लेवल की क्वालिफिकेशंस हैं उनके अंदर लीगल मॉडल जो है उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। सबसे पहली मतलब है कि जो आपकी इब्तिदा होती है हेल्थ एंड सेफ्टी को सीखने की वो लीगल मॉडल से ही होती है। तो इसलिए
फ्रेमवर्क का भी मैं आपको समझाऊंगा, ये फ्रेमवर्क होता क्या है, ठीक है, लीगल और रेगुलेटरी का क्या मतलब है, उसको हम इंशाल्लाह सेकंड पॉइंट में डिस्कस करेंगे। और फिर तीसरा पॉइंट है हमारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ की स्टेक होल्डर्स इन ओएसएच, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो ओवरऑल हेल्थ एंड सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर सिर्फ हेल्थ एंड सेफ्टी के जो प्रोफेशनल्स हैं उनका ही रोल नहीं होता, और भी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनकी जो है ना वो तवज्जो जरूरी होती है कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी में अपना रोल प्ले करें, ताकि ये एक कलेक्टिव एफर्ट बने और तमाम लोग इससे सेफ हो सकें, ठीक है ना। तो डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनका मैं आपको बताऊंगा भी कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर, और उनका क्या रोल होता है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारा मॉड्यूल है, ये हेल्थ एंड सेफ्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए है कि हेल्थ एंड सेफ्टी बेसिकली क्या है, कैसे स्टार्ट हुई, कैसे इवॉल्व हुई, और इसमें कौन कौन से कवानीन हैं, किस तरह मैनेज होती है ये पूरी दुनिया में, और उसके बाद जो डिफरेंट जो लोग हैं, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, वो कौन कौन से हैं, उनकी क्या हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है जी। तो अब अगर हम बात कर ले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की, हिस्ट्री और एवोल्यूशन ऑफ ओएसएच प्रैक्टिसेस की, यानी हेल्थ एंड सेफ्टी बेसिकली कैसे स्टार्ट हुई। जिन्होंने ऐसा है कि पहले तो जमाने में हेल्थ एंड सेफ्टी का कोई खास तस्वर था नहीं, एक मतलब है कि शुरू के पुराने जमाने में एक मास्टर होता था, उसके गुलाम होते थे, ठीक है। और वो गुलाम जो है वो एक जो भी मालिक उन गुलामों को जिस तरह चाहता था उनसे वो काम लेता था, यानी वर्कर के कोई हुकूक नहीं थे। मतलब चाहे वो उसको मार दे, चाहे वो उसको उसके साथ जुल्म करे, चाहे वो किसी भी सख्त पोजीशन में उसको काम करवाए, तो गुलाम का काम क्या होता था कि उसकी हुक्म को बजा लाना, वो आगे से इनकार की जरूरत नहीं कर सकता था, चाहे उसकी जान खतरे में हो। लेकिन ये सिचुएशन जैसे जैसे दुनिया आगे चली तो इसमें तब्दीलियां हुई, ठीक है। 18वीं सदी में जब 1760 में जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मतलब रेवोल्यूशन क्या होता है, इनकलाब, जब इंडस्ट्री आना शुरू हुई यूरोप के अंदर। इससे पहले यूरोप में, आप अगर हिस्ट्री को थोड़ा बहुत जिसने पढ़ा होगा उसको अंदाजा होगा कि यूरोप जो है वो अंधेरों में डूबा हुआ था, ठीक है। जब वहां पे ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद वहां पे तरक्की होनी शुरू हुई, बड़ी बड़ी मशीनें लगनी शुरू हुई, फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुई। तो जब ये फैक्ट्रियां लगी, उसके बाद थोड़ा बहुत एहसास उन लोगों में आना शुरू हुआ कि वर्क प्लेस के अंदर जो मजदूर वर्कर काम करते हैं, या जो भी इम्प्लॉयज हैं, चाहे वो ऑनर हैं, चाहे वो मैनेजर्स हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के लोग हैं, उनकी मतलब है कि उनकी जो सेफ्टी है, उनकी हेल्थ है, उसको उस वर्क प्लेस की जो कंडीशन है उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। सोसाइटी का भी प्रेशर पड़ा, वहाँ पे एजिटेशन हुई, वहाँ पे मतलब यूनियंस बनी, उन्होंने अगर कोई वर्कर वहाँ पे जख्मी हो जाता था कहीं काम करते हुए किसी फैक्ट्री के अंदर, तो वो एहतजाज करना शुरू कर देते थे, प्रोटेस्ट करते थे, ठीक है ना। अब वो ये सिलसिला बढ़ता रहा, फिर आगे सेकंड रेवोल्यूशन आ गया इंडस्ट्रियल वहाँ पे, तो इसमें फिर ये मजीद जोर पकड़ गया, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर मशीनरी बहुत ज़्यादा ऐड हो गई, बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई जिसमें वो स्टीम इंजन और जहाज वगैरह भी बनने शुरू हो गए, बोट्स वगैरह, इस तरह के बड़े बड़े जो पैनी जहाज हैं, इस तरह की चीजें जब वहां पे बनना शुरू हुई तो फिर उस तरह हादसात भी बढ़ने शुरू हो गए, बहुत ज्यादा हादसात होने लगे, मतलब वहां पे वर्कर्स जो हैं उनकी डेथ्स होने लगी, उनकी इंजरीज होने लगी। तो ये जो प्रोटेस्ट जो पहले हल्का हल्का शुरू हुआ था फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, उसमें तेजी आई, ठीक है। और उसमें जो मैंने यहाँ पे दो मेन हिस्ट्री के जो इंसिडेंट है उनका लिंक भी आपसे शेयर किया हुआ है। एक था ट्राइएंगल शर्ट वेस्ट फैक्ट्री फायर इन 1911, 1911 में एक गारमेंट फैक्ट्री अमेरिका के अंदर, जहाँ पे फीमेल स्टाफ ज्यादा काम करता था, और यहाँ मैंने लिंक दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा, इसमें पूरी उसकी हिस्ट्री मौजूद है, आप इसको जरूर स्टडी कीजिएगा कि वहाँ पे मतलब उस फैक्ट्री के अंदर
लेडीज को, फीमेल वर्कर्स को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था, ठीक है। और एक दिन अचानक वहां पे मतलब उनको इतनी लंबे टाइम के लिए ड्यूटियां कराई जाती थी और उसके अगेंस्ट कोई थोड़ा सा उनको मुआवजा मिलता था, ठीक है। अचानक वहां पे फायर हुई उस फैक्ट्री के अंदर, और फायर इतनी फैली और इतना डिजास्टर हुआ कि सिर्फ 18 मिनट के अंदर तकरीबन 146 लेडीज की डेथ हो गई वहां, फीमेल वर्कर्स की, ठीक है। इतना सीवियर ये इंसिडेंट था। और उसकी वजूहत भी वहाँ पे मतलब है कि इस प्रोफाइल के अंदर मौजूद है कि ना तो वहाँ पे फायर सेफ्टी का कोई सिस्टम था, कॉन्सेप्ट ही नहीं था सेफ्टी का, मतलब ना ही कोई वहाँ पे मतलब इवैक्यूएशन या इमरजेंसी एग्जिट रूट वहाँ पे कोई इस टाइप की कोई चीज़ थी वहाँ पे। तो उस वजह से वो सफोकेशन की वजह से वहाँ पे इतना ज्यादा भगदड़ मची कि वो 18 मिनट के अंदर तकरीबन 146 वुमेन वर्कर जो है उनकी डेथ हो गई वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो उसके बाद बड़े लेवल पे वहाँ पे अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, बड़े लेवल पे हुआ, लाखों लोग उसमें शरीक हुए कि मतलब ये चीज अनएक्सेप्टेबल है कि किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी भी वर्क प्लेस के अंदर अगर मजदूर या लेबर काम के लिए आती है तो वहाँ पे उनको ऐसा कोई रिस्क मौजूद हो, कोई उनके सेफ्टी का ख्याल ना रखा जाए कि उसकी वजह से उनकी जान चली जाए, ठीक है ना। तो जब ये प्रोटेस्ट, एक तो ये वाकया बड़ा प्रोमिनेंट है हिस्ट्री के अंदर, जिसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी के जो कवानीन भी बनने शुरू हुए। और दूसरा वाकया था रेडियम गर्ल्स केस जो 1920 में हुआ था। इसकी भी हिस्ट्री मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, आप इस लिंक को मैं आपको जब ये प्रेजेंटेशन एलएमएस में डालूंगा तो आप इस लिंक को क्लिक करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इस के ऊपर पूरी इस चीज की लिखी हुई है। इसमें क्या हुआ था कि रेडियम जो है ना वो एक धात थी वहां पे, मतलब उस दौर में नई नई मतलब ये जो है नेचुरल तरीके से इसको हासिल किया गया। और उसके इसका फायदा क्या था कि इसको वो लिक्विड बना के ना, तो जो घड़ियों के डायल होते थे ना उनको वो पॉलिश करते थे और वो चमक उनमें पैदा होती थी, ठीक है। और ये जो बड़ी ज्यादा इसकी इफेक्टिविटी थी, बड़े फायदेमंद चीज थी बड़ी इसमें, और भी वो अपने जेवरात वगैरह इससे चमकाते थे। तो ये वाकया ये हुआ कि इसी तरह एक अमेरिका के अंदर फैक्ट्री थी जिसमें उन्होंने फीमेल वर्कर्स को भर्ती किया हुआ था और उनसे वो काम लेते थे घड़ियों के जो डायल होते हैं उनको पॉलिश करने के लिए रेडियम के साथ। अब वो क्या होता था कि वो जो ब्रश होता था ना, जो ब्रश हाथ से पकड़ के वो रेडियम को एक साइड से रेडियम लगाते थे और दूसरी साइड से डायल के ऊपर उसको मतलब चमकाते थे जहाँ पे उसका डायल होता था। और फिर ये हुआ आहिस्ता आहिस्ता कि मतलब उसको डिप करना पड़ता था ब्रश को पानी में, ठीक है ना। उन फैक्ट्री वालों ने क्या किया कि वो वहाँ पे उन्होंने समझा कि पानी ऐसे बर्डन है यहाँ पे, एक्स्ट्रा रखना उसका कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने उन लेडीज को कन्विंस किया कि आप अपने होंठों से मतलब अपने लिप्स के साथ लगा के इसको गीला कर लिया करें अगर जरूरत पड़े, ठीक है ना। तो हुआ भी यही। अब उन लेडीज ने मतलब है कि जैसे हमारे यहाँ आपको पता है कि आम ट्रेडिशन है कि जब हम नोट गिनते हैं, नोटों की कड्डी हो तो, या कोई पेपर गिनते हैं तो हम हाथ से उसको थूक लगाते हैं और फिर उसको मतलब है कि हम पलटते हैं, ठीक है ना। ये एक बैड प्रैक्टिस है। उस वक्त भी यही हुआ कि उन्होंने वो होंठों के साथ उस ब्रश को लगा के डायल के ऊपर काम करना शुरू किया। तो वो जो रेडियम था जो मतलब उस ब्रश के साथ उनके लिप्स के साथ लगता था वो हेजडियस था, पॉइजनियस था बहुत ज्यादा, ठीक है ना। और वो आहिस्ता 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 ये हुआ कि उनको एक्सपोजर हो गया बहुत ज्यादा खवातीन को जिन जो इस तरह करती थी। और अच्छी खासी 70 से ज्यादा वहां पे डेथ्स होंगी, ठीक है। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये रेडियम जो है ये एक ऐसी पॉइजनियस मटेरियल है, हेजडियस सब्सटेंस है कि जो डेथ काज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी वाकया हुआ। ये दो मशहूर वाकयात हैं जो मतलब है कि अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर सेफ्टी को मतलब इमर्ज करने के लिए बेस बने।
जी मैसेज देखते हैं किसके, लाइक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जी जी बिल्कुल, ये भी रेडियो एक्टिव था, बिल्कुल ऐसे ही था। तो ये जो है ना, मतलब इनको जब बेस बने तो फिर वहाँ पे फीलिंग्स और ज्यादा बड़ी, गुस्सा और ज्यादा बड़ा लोगों के अंदर, और प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे, बड़े पैमाने पे हुए। वहाँ पे यूनियंस बनना शुरू हो गई, लोगों ने काम करना छोड़ दिया, फैक्ट्री के अंदर मजदूर जो है वो हड़तालें करके बैठ जाते थे। तो फिर गवर्नमेंट बीच में आई, ठीक है ना, अमेरिकन गवर्नमेंट भी आई, यूरोपियन कंट्रीज की जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी आई। उन्होंने फिर कवानीन बनाने शुरू किए हेल्थ एंड सेफ्टी, इसको रिकग्नाइज किया गया एज ए फील्ड, और इसमें फिर कवानीन बनाए गए, और उन कवानीन के अगेंस्ट फिर सजाएं भी मुख्तस की गई कि अगर कोई इस सेफ्टी के रूल्स को जो कि मतलब इम्प्लीमेंटेड है किसी भी कंपनी के अंदर, उनको वायलेट करता है तो उसकी सजा भी हो। ठीक है, यानी सजा और जजा का कंसेप्ट इसमें आया जब गवर्नमेंट इसमें आ गई। तो ये तो है, मतलब अगर हिस्टोरिकली हम इसको देखें कि ये हिस्टोरिकली इसका पर्सपेक्शन है कि अब अगर हम देखें कि ये फील्ड जो है इसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के जो काम है वो कौन कौन से करते हैं। जो सबसे मेन काम किसी भी हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल का होता है वो होता है उस जगह की रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करना, ठीक है ना। जब आप बीमारी को डायग्नोज करने के काबिल हो जाते हैं तो फिर उसका इलाज भी अगर आपको करना आता है, उसका भी तरीका अगर आपको पता है, तो वो फिर आप ज्यादा बेहतर इलाज कर सकते हैं, ठीक है ना। रिस्क असेसमेंट, हैजर्ड कंट्रोल, ट्रेनिंग, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ये सारे जो प्रैक्टिसेस हैं ये हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर हम करते हैं, हम ये सारे काम परफॉर्म करते हैं बीइंग हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल, ताकि लोगों की जो सेफ्टी है उसको इंश्योर किया जा सके, किसी किस्म की फिजिकल इंजरी उनको ना हो, किसी वर्किंग कंडीशन की वजह से, किसी सब्सटेंस की वजह से कोई हेल्थ इम्पैक्ट उनको ना आए, ठीक है ना, कोई एक्सपोजर ना हो जाए, मतलब वो मतलब वहाँ पे जितनी भी हेजरियस किस्म की सिचुएशंस है उनको अंडरस्टैंड करना। देखिए ये जो जितनी भी हेजरियस एक्टिविटीज होती है ना आपकी फैक्ट्री के अंदर, ये आम लोगों को समझ नहीं आती, उनको नहीं पता होता कि इसके अंदर क्या खतरा है, ठीक है ना। मसलन एक केमिकल है, अब केमिकल के इंग्रेडिएंट्स, मतलब अगर एक एक स्पेशलिस्ट है, अगर उसको उनके इंग्रेडिएंट्स का पता है तो उसको अंदाजा होगा कि ये केमिकल कितना नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन हो सकता है वो जिस तरह ऐसे उसका उसकी शेप ऐसी हो जैसे वो पानी होता है, ठीक है ना। लेकिन जो मतलब आम बंदा है उसके लिए तो वो एक लिक्विड है पानी की तरह, लेकिन जो स्पेशलिस्ट है उसको पता है यार ये जो एसिड है ये कितना डेंजरस हो सकता है, कोई भी केमिकल जो, ठीक है ना। तो इसलिए स्पेशलाइज्ड लोगों की जरूरत हो ऑलवेज इज देयर, और बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जूं जूं टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, नए नित नए किस्म के रिस्क इवॉल्व हो रहे हैं, फिर उनकी ज़ाहिर मतलब आगे टेक्नोलॉजीज भी चेंज हो रही हैं, और साथ साथ उनकी जो असेसमेंट के प्रोसीजर्स हैं उनमें भी तब्दीलियां आ रही हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से फिर हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोफेशनल की जो डिमांड है मार्केट के अंदर ये बेइंतहा है। अब जो जो लोगों में अवेयरनेस और शऊर ज्यादा आ गया है, लोग अब इस चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो कहते हैं यार कि हम अपने मतलब है क्यों लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालें चंद पैसों की खातिर, हम क्यों ना बेस्ट प्रैक्टिस जो है उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, ताकि हमारा इंश्योर हो सके कि यहाँ पे एक सेफ जो है तरीके से काम हो रहा है, ठीक है जी। अब अगर हम बात कर लें, आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो भी मौजूद है जो हिस्ट्री के बारे में है, मैं देखता हूँ, इसको रन करता हूँ, आप इसको वॉच करें, और अगर मुझे बताइएगा कि आपको इसकी जो वॉल्यूम है इसका वो पहुंच रहा है इसकी आवाज़, वरना फिर ये प्रेजेंटेशन के अंदर मौजूद होगी, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। लाइक ये चैनल पे भी मौजूद है। जी आपको मुझे बताएं कि आवाज़ भी पहुंच रही है इसकी। जी मैंने अभी इसको जरा, अभी सिर्फ हैदर अली और अवैस सिद्दीकी दोनों रह गए हैं, बाकी किधर गए हैं। जी हैदर अली, आपको इसकी आवाज जो है वो क्लियरली पहुंच रही है। No, sir. जी हैदर अली, No, sir. No. नहीं, अच्छा चले, चले इसको छोड़ते हैं, ये छोटी सी एक शॉर्ट सी वीडियो है, रिव्यू है आपका
हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का जब मैं आपको प्रेजेंटेशन भेजूंगा तो आप इसको वॉच कर लीजिएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। ओके ओके। आगे हमारा जो सेकंड पॉइंट है दैट इज लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स रिलेटेड टू एसएच। मतलब वो कौन से हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज हैं जिनकी वजह से लाजमी हमें सेफ्टी को, हेल्थ को कंट्रोल करना पड़ता है अपनी वर्क प्लेसेस के अंदर। अगर हम इनको फॉलो ना करें तो उसका कोई ना कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है ना? उसमें सबसे जो मेन, जी हैदर अली आपने हैंड रेस किया, जी प्लीज बोले। जी जी सर ये पूछना था कि हमने जो अभी रिसेंटली कोर्स कंप्लीट किया था ओशा जनरल इंडस्ट्री का, तो ये उससे मतलब कितना रिलेटेड है या कितना मतलब इसमें इंक्लूडिंग मतलब इंफॉर्मेशन एक्सटेंडेड है, थोड़ी बहुत इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें। अच्छा, जो ओशा का कोर्स था ना वो बेसिकली जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज है ना, खासकर इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है ना, उससे रिलेटेड है जो प्रैक्टिकली परफॉर्म हो रही होती है। जैसे हमने हैजर्डियस सब्सटेंसेस की बात की, जैसे हमने मतलब वहाँ पे वेल्डिंग वर्क्स, पीपीईस की बात की। प्रैक्टिकली जो ओशा के रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं उनसे मतलब वो कनेक्ट करता है। ये जो कोर्स है ये बेसिकली एक इंटरनेशनल जो एक एक्सपोजर है ओवरऑल हेल्थ एंड सेफ्टी का, जिसमें हेल्थ एंड सेफ्टी की बेसिक जो मैनेजमेंट है उसको कवर करता है, ठीक है ना? इसमें मतलब उन तमाम एक्टिविटीज को आप मैनेज कैसे करते हैं, वर्किंग सर्विसेज है, या मतलब है कि आपने एंड पे सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोग्राम को थोड़ा बहुत हमने एक सेफ्टी मैनेजमेंट को लर्न किया था। लेकिन जो है ना सेफ्टी मैनेजमेंट को डिटेल से अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, और उसमें हिस्ट्री नहीं थी, ठीक है ना? इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, उसमें कोई लीगल पर्सपेक्टिव इंटरनेशनल नहीं था, सिर्फ ओशा के स्टैंडर्ड की हद तक लीगल पर्सपेक्टिव था। इसमें हमने इंटरनेशनल जो लीगल पर्सपेक्टिव है हेल्थ एंड सेफ्टी का उसको भी अंडरस्टैंड करना है। उसमें जो है हैजर्ड को या रिस्क को हमने डिटेल से डिस्कस नहीं किया था, ठीक है? इसमें हम इंशाल्लाह ताला जो हैजर्ड है और रिस्क है उसकी नेचर को अंडरस्टैंड करेंगे, और रिस्क असेसमेंट प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म की जाती है उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। और फिर सेफ्टी एंड हेल्थ जो प्रोग्राम है हमारा, ठीक है ना, जो सेफ्टी एंड हेल्थ का प्रोग्राम है उसको डीपली हम अंडरस्टैंड करेंगे कि मतलब उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, और वो कैसे प्रोग्राम डेवलप किया जाता है, और फिर उसको ऑडिट कैसे किया जाता है, मतलब उसको इवेलुएट किया जाता है, ठीक है ना? वो मैंने शुरू में ब्रीफिंग दी है। इसमें बेसिकली ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ दैट ऑल एक्टिविटीज, क्योंकि वहाँ पे ओशा में आपने उन एक्टिविटीज को जो कि आपकी वर्क प्लेस सेटिंग के अंदर हो रही होती है उनके अंदर होने वाले जो रिस्क हैं या हैजर्ड हैं उनको अंडरस्टैंड किया था। मिसाल के तौर पे हमने ये देखा था कि मतलब ये जो हैजर्डियस कम्युनिकेशन होती है वो क्यों जरूरी होती है, कि हैजर्डियस जो सब्सटेंसेस होते हैं या मशीन के जो हैजर्ड होते हैं उनके लिए गार्ड्स की अहमियत को हमने डिस्कस किया था। या इस तरह के जो प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं उनको हमने अंडरस्टैंड किया था, उनके जो हैजर्ड्स हैं उनको भी हमने आइडेंटिफाई किया था, उसकी जो सेफ प्रैक्टिसेस हैं उनको भी अंडरस्टैंड किया था। और सबसे बढ़ के ये कि वो जो ओशा के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन सी एक्टिविटीज के साथ रिलेट करते हैं उनको हमने अंडरस्टैंड किया, ठीक है ना? तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क ये है कि यहाँ पे हमने उनको तमाम एक्टिविटीज को मैनेज कैसे करना है, ठीक है? जब आप एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर किसी वर्क साइट पे काम कर रहे होते हैं तो आपके सामने जब इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज हो रही हो, जो जितनी 17 एक्टिविटीज हमने उसमें पढ़ी थी, हो सकता है उनमें कोई एक एक्टिविटी या दो या तीन आपके वर्क प्लेस में हो रही हो, ठीक है? जो बायोलॉजिकल पैथोजेंस हैं, जो हमने वायरसेस डिस्कस किए थे, हो सकता है उनमें से कोई इशू हो सकता है वॉकिंग वर्किंग सर्विसेज, वो तो कॉमन फायर सेफ्टी है, वेल्डिंग सेफ्टी है, मशीन गार्ड्स हैं, ये सारे मतलब एक्टिविटीज तो आपके यहाँ मतलब अमूमन वर्क प्लेसेस के अंदर हो रही होती है ना। तो अब उनको मैनेज भी तो करना है आपने उन एक्टिविटीज को, तो उनको मैनेज करने का मतलब क्या तरीका कार है वो बेसिकली इस कोर्स के अंदर हमने कवर किया है, ठीक है ना? ताकि एक मुकम्मल पैकेज आपको मिले जिसमें आप उन एक्टिविटीज को भी अंडरस्टैंड करें
और उनको उनकी मैनेजमेंट को भी अंडरस्टैंड करें कि वो मैनेजमेंट कैसे की जाती है। और वो मैनेजमेंट हम करते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के थ्रू जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, OSH प्रैक्टिसेस जिनको हम कहते हैं, ठीक है ना, जिनको हम OSH गुड प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो OSH की प्रैक्टिसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इसका थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है। इसका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो लीगल जो इसकी इम्प्लीकेशन है, उसको भी मतलब कानूनी जो इसके अंदर पहलू हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी अगर हम मैनेज नहीं करते, मतलब अगर कहीं पे वर्किंग सरफेस से रिलेटेड हैजर्डियस सिचुएशन मौजूद है और उसको एज इट इज छोड़ दिया जाता है, मतलब वहाँ पे कोई उसको मैनेज करने के लिए कोई कॉम्पिटेंट रिसोर्स नहीं है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज बड़े डेंजरस हो सकते हैं, इसलिए कि जिन मुल्कों के अंदर लॉ मौजूद है जैसे अमेरिका के अंदर, वहाँ पे अगर वर्किंग सरफेस के अंदर कोई स्लिप ट्रिप या फॉल हो जाता है और उसकी वजह से कोई वर्कर जख्मी हो जाता है, वो मतलब ना सिर्फ उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कॉल हो सकती है, ओशा की इंस्पेक्शन वहाँ पे कॉल हो सकती है, बल्कि उनको नोटिस भी मिल सकता है उस कंपनी को और उनके ऊपर लीगल इम्प्लीकेशंस हो सकती है, ठीक है ना। इसी तरह हमारे यहाँ भी मतलब है कि जब रूल्स एंड रेगुलेशन की बात आ जाती है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए मतलब इसकी मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करना भी बहुत जरूरी है, तभी आप एक कामयाब प्रोफेशनल बनते हैं जब आप इसको मैनेज करना भी सीख लेते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है जी। जी हैदर अली, आपको डिफरेंस की अंडरस्टैंडिंग हो गई ओशा में और जी इसमें? सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू चलो, सर। जबरदस्त, गुड। तो ये बेसिकली मैनेजमेंट है हमारी, मतलब उन तमाम एक्टिविटीज की जिसको मैं OSH प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो मेरा ख्याल है आपने थोड़ा सा लेट शायद ज्वाइन किया है, इसलिए मैंने शुरू में पूरा जो कोर्स का सिलेबस है जी उसको सर, मैंने जी डिटेल से जी, डिस्कस किया। मैं 10 मिनट्स लेट आया था, 15 मिनट्स। हाँ जी जी, सर। वो इसलिए शायद वो आपको मतलब है कि वो चीज़ें क्लियर नहीं है। जी सर, बहरहाल जी ये जी, रिकॉर्डिंग में बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल, आप एग्जैक्टली सर। मैंने थोड़ा आपको ब्रीफ भी कर दिया है और आप जी रिकॉर्डिंग सर, को मैं रिव्यू गो भी कर थ्रू कर सकते लूंगा हैं। सर, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। जी जी सर, थैंक यू। बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला आप उसको रिव्यू कर लीजिएगा। तो अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है इसका वो है लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। मतलब हमने समझा कि OSH की एक हिस्ट्री है और वो हिस्ट्री कैसे डेवलप हुई, कि उसकी जो बेसिस बनी वो भी इंसिडेंट थे, ठीक है ना। और उस वक्त चूंकि कवानीन नहीं थे तो इसलिए प्रोटेस्ट लोगों के पास एक आला था, मतलब लोगों के पास एक ही चारागाह था कि लोग एहतजाज करें। उससे भी ज्यादा अगर पीछे चले जाए तो लोग एहतजाज भी नहीं करते थे, मतलब लोगों के पास प्रोटेस्ट की भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। लेकिन जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ 1760s के बाद, मतलब यूरोप के अंदर, उसमें फिर ये फीलिंग आनी शुरू हुई कि क्योंकि इंडस्ट्री लगनी शुरू हुई, फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुई, कि नहीं अब जो है ना वर्कर अगर जख्मी होते हैं या मारे जाते हैं खुदा ना खास्ता किसी वर्किंग कंडीशन की वजह से, तो उसका कोई ना एम्प्लॉयर के ऊपर या वो लोग जो उस साइट को मैनेज करते हैं, कोई ना कोई उसके ऊपर उसकी मतलब है कि मतलब कोई उसके ऊपर कोई कानून होना चाहिए जिसको उनको उस अंडर में लाया जा सके। तो इस तरह फिर ये सेफ्टी एंड हेल्थ इवॉल्व हुई और फिर कवानीन बनने शुरू हो गए, ठीक है। उसमें जो कवानीन बने उनमें जो पॉपुलर कवानीन है, सबसे पहले तो US में ही काम शुरू हुआ, जिसमें जो